नमस्कार व्यूवर्स, मैं आज पोइट्री नहीं प्रेषित करूंगी और कुछ समसामयिक विषय पर बोलूंगी और साथ में ये भी बोलूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए तो अवश्य ही, तो ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। तो सबसे पहले मैं जो है हाथरस पे ही बोलना चाहूँगी। हाथरस केस में जो है आरोपी आपके सुखदेव सहित 4 लोग थे जो कि हिरासत में ले लिए गए हैं और जिनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा, सब कुछ होगा। वो हिरासत में ले लिए गए हैं। उसके बावजूद जो है इतना बवाल हुआ हाथरस में। तो क्यों हुआ बवाल? अब इससे योगी सरकार कटघरे में आ गई कि भाई योगी के शासन में जो है लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से धज्जियाँ उड़ी। और तो योगी सरकार ने जो अपना वक्तव्य दिया वो ये है कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल साजिश के तहत हुई। अब हम कैसे उसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया गया कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो है ट्रांजैक्शन हुआ 100 करोड़ रुपए का, वो मैरिटस से हुआ। तो अब ये जो पीएफआई है वो ये वही है जिसने दिल्ली दंगों में और क्या कहते हैं शाहीन बाग में फंडिंग हुई किया जिसने। तो अब योगी सरकार ने इसलिए सख्ती दिखाई कि कुछ जो है बहुत बड़ा दंगा या बहुत बड़ा कांड ना हो जाए, जिससे फिर कितने लोगों की जानें जाती और कितना जान माल का नुकसान होता। तो उन सबको देखते हुए उन्होंने बहुत सख्ती जो है योगी प्रशासन ने दिखाई। अब बात ये होती है कि योगी सरकार को बदनाम कोई करना क्यों चाहेगा? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ केवल एक सीएम ही नहीं है, वो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। तो जाहिर है उनकी छवि खराब करने या उनके प्रति दुर्भावना रखने की जो है वो इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, हम मान सकते हैं। अब इस बात को लेकर मीडिया जो है 2 भागों में बंट गया है। एक तो एनडीए के सपोर्ट में है, मतलब मोदी गवर्नमेंट योगी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, और एक जो है वो योगी के विरोध में अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये तो भगवान ही जानता है कि सत्य क्या है। सत्य हम तक पहुँचेगा नहीं, सत्य हम तक न कभी पहुँचा है और न कभी पहुँचेगा। इतना निष्पक्ष मीडिया जो है वो निष्पक्षता से करता नहीं है। अपनी अपनी जो है वो जो खबरों की मंडी है, और खबरों की मंडी में है जो है वो अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से खबरों को परोसते हैं, और हम सब आप देखते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें उन्हीं को देखना है और सुनना है, और उसके बाद अपने विवेक से काम लेना है। तो ये तो हुई योगी सरकार की बात। अब उसमें कहा जा रहा है कि भाई जब इस तरह का कि इसके तहत जो है एक केरल का पत्रकार गिरफ्तार हुआ, और उसके सहित जो है और कई लोग गिरफ्तार हुए। पूरे यूपी में 21 एफआईआर दर्ज की गई ये हाथरस को लेके ही, और इस तरह के जिसमें राजनीतिक दलों के लोग भी थे और पत्रकार लोग भी थे, और ये जो न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं वो लोग भी थे। तो 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई गई। और अब ये कहते हैं कि इनमें इनको देशद्रोही कहा जा रहा है, इन पर सिडक्शन का आरोप लगाया जा रहा है। तो एक सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? इतने प्रतिष्ठित नेता हैं। और कौन गया था? संजय सिंह गए थे, है ना? क्या वो देशद्रोही हैं? है ना? तो उनको क्यों रोका गया? प्रियंका गांधी क्या देशद्रोही हैं? उन्हें क्यों रोका गया? तो उसके पीछे ये लॉजिक दिया जा रहा है कि इनके इंटेंशन सही नहीं थे और ये राजनीति करने जा रहे थे। वहाँ पे इनको संवेदना नहीं थी, ये सहानुभूति के लिए नहीं जा रहे थे, ये अपनी राजनीति करने जा रहे थे। और ये जाते तो वहाँ डेफिनेटली माहौल और ख़राब होता, और हो सकता है कि बहुत सारे जैसे वो एक दंगों का रूप ले लेता। ये तो हुई हाथरस की बेटी। हाथरस की बेटी में अब एक चीज़ और उभर के आ रही है कि उसके चाल चलन पे जो है वो
चाल चलन पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उन दोनों के बीच तो पहले से ही प्रेम प्रसंग था और दोनों ने अपनी आपसी जो है कुछ ना मतभेद हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, जो कुछ भी स्टोरी इस तरह से बन जाती है वो तो उसको बदचलन का आरोप। इवन बहुत से लोग खड़े भी हुए हैं उन 4 आरोपियों के पक्ष में, जो हैं लड़कियां खड़ी हुई हैं और ये कहने के लिए कि उसका चरित्र गलत था और उसके ही उसके साथ संबंध थे, पुराने संबंध थे। तो इस प्रकार से चरित्र पे उंगली उठाना भी एक पक्ष उभर के आ। हालांकि मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल कहीं से नहीं कहती, मैं एक जो तथ्य उभर के आ रहे हैं और जो मीडिया में उभर रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है और अफवाहों की खबरों की मंडी में अफवाहों का बाज़ार गर्म है, तो मैं उस चीज़ को आपके सम्मुख रख रही हूँ। ये मेरा अपना निजी दृष्टिकोण नहीं है। मेरा तो अपना निजी दृष्टिकोण है कि हाँ वाकई उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके साथ बर्बरता और नृशंसता भी दिखाई गई और जिसके तहत ही वो मौत के मुंह में गई। फिर अब ये तो हो गया। एक सवाल और उठता है कि जब पीएफआई फंडिंग करती है, पीएफआई को फंडिंग आती हैं, विदेशों से फंडिंग आती हैं, तो पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? क्यों नहीं जो है इस तरह के संगठनों को जो है इस प्रकार के को जो है पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? इन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? तो सीधी सी बात हो जाती कि कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, है ना, कि वो देशद्रोह के लिए कर रहे हैं और इस तरीके से तो ये बात भी यहाँ पे रफ़ा दफ़ा हो जाती है। अब हम एक बहुत दिलचस्प पहलू पे आते हैं जो कि है बिहार का चुनाव। बिहार का चुनाव वाकई बहुत ही निराला और अनूठा होने वाला है इस बार। तो नीतीश जो बीजेपी सरकार है वो कुछ बहुत ही यूनिक सा गेम प्लान चल रहा है और वो जो है हालांकि एलजेपी से भी एनडीए जो है एलजेपी और नीतीश भारद्वाज की पार्टी जो है उसके साथ गठबंधन और रामविलास पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन करके जो है चुनाव अब तक लड़ा जाता था, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग ही स्थिति दिख रही है और जो है ये जो जेडीयू है यानी नीतीश की पार्टी है वो एलपीजी की पार्टी के वर्सेस हो रही है, के विरुद्ध खड़ी हो रही है, के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, मतलब दोनों में तालमेल नहीं है। इसी के तहत नीतीश भारद्वाज ने ये सारे कांग्रेसियों को आनंद फानंद में पटना बुलाया और ये एक मीटिंग रखी और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट करवाया कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो जो है वो नीतीश कुमार ही जो है वो सीएम होंगे और बीजेपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी। लेकिन साथ में ये भी र्यूमर उठ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र जैसा हाल तो नहीं होगा। महाराष्ट्र के लिए भी कहा जा रहा था कि शिवसेना को अंदरूनी तौर पे आश्वासन दिया था कि सीएम शिवसेना का ही होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं पुष्टि नहीं करती, ये विभिन्न स्रोतों से ज्ञात हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही फार्मूला अपनाया जाए और बहुमत मिल जाए और एनडीए तो नीतीश को किनारे करते हुए या नीतीश को बाध्य किया जाए कि सीएम बीजेपी से ही बने। तो इस प्रकार की गेम प्लानिंग भी हो रही है। और चिराग पासवान चूँकि जेडीयू के विरुद्ध जा रहे हैं तो चिराग पासवान का बिहार इलेक्शन में क्या रोल होगा वो वोट काटेंगे, इसके अलावा उन्हें ना तो कोई फ़ायदा होगा और ना नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बारी उन्होंने 2 सीटें ली थी तो इस बार इजाफा ही होगा, नुकसान उनको कुछ नहीं होगा। हर जेडीयू को नुकसान होने की बहुत संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो कि सभी नेता और राजनीतिक पार्टी तो ये दावा करती हैं कि उनको ही बहुमत मिलेगा और उनकी ही पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, एक रणनीति चल रही है बिहार में। और बिहार में इस बार की रणनीति
अपने गठबंधन वाले ही लोगों के साथ रणनीति चल रही है। तो ये एक विचित्र पहलू जो है हमें यहाँ देखने को मिला। आने वाले समय में बताएगा अब कि चुनाव का परिणाम क्या होता है और क्या कौन किसको जो है शय और मात देता है, तो ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से हैं और जो है एक बीजेपी जो चिराग पासवान है उन्होंने एक नारा भी दिया हुआ है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब क्या समझा जाए, वो जो मतलब एनडीए के भी दो घटक हो गए हैं, है ना। एक नीतीश वाला खेमा हो गया है और एक जो है चिराग पासवान वाला खेमा हो गया है। तो चिराग पासवान का ये कहना जो है वो वाकई मतलब एक उन दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को दिखाता है कि किस लेवल पे चिराग और नीतीश में प्रतिद्वंद्विता चल रही है। और चिराग की वोट काटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चिराग पासवान की पार्टी एलपीजी को की रहेगी। तीसरा जो मुख्य रूप से जो सुर्खियां हैं वो रिया चक्रवर्ती की है। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है और जो है सीबीआई ने अपनी जांच में वही चीज़ें पाई जो मुंबई पुलिस ने पाई थी कि कहीं से भी उनका वो अब तक जो है ऐसा कुछ नहीं दिखता कि उनकी बेल ना की जाए रिया चक्रवर्ती की। और जो है साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का हो सकता है इस साजिश में कोई हाथ ना हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो खबरों में इतना मतलब सीबीआई एक तरीके से कह रही है कि रिया चक्रवर्ती शायद मतलब जो आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगे वो गलत साबित होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो खबरों का बाज़ार गर्म होता है, जो न्यूज़ चैनलों में इतनी खबरें दिखाई जाती हैं, इतना रिया चक्रवर्ती पर जो है कीचड़ उछाला गया और साथ में ये कहा गया सोशल मीडिया में इतना कि ऐसी गर्लफ्रेंड तो किसी का की ना हो और रिया मतलब ऐसा जाने क्या क्या नहीं सुनने को मिला। तो अगर वो वाकई दोषी नहीं है तो सोचिए उस मासूम के प्रति कितना अन्याय हुआ, उसकी छवि कितनी ख़राब की गई, उसको कितना मनोविज्ञान उसको कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलना पड़ा और वो किन किन स्थितियों से नहीं गुजरी होगी। एक तो दोनों के बीच एक लिविंग रिलेशन था, दोनों के बीच दोनों विवाह के बंधन में भी बंधने जा रहे थे, दोनों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था और उसके बाद जो है इस तरीके का लांछन लगाया जाना। तो अगर ये लांछन झूठे साबित होते हैं तो मैं दाद देती हूँ रिया चक्रवर्ती की कि वो इतनी जो है हिम्मत के साथ जो है उन्होंने ये सब कुछ फेस किया और फाइनली उनको बेल मिल गई। हालांकि उनका भाई शोविक चक्रवर्ती जो हैं वो उनकी बेल नहीं हुई और वो उनमें जो आरोप लगे उनमें दम है, उनमें वज़न है, उन्हें अभी और उन्हें हिरासत में ही रखा गया है और उनसे फर्दर पूछताछ और उन पर कार्रवाई होती रहेगी। तो ये जो मीडिया इतनी छवि धूमिल करता है उसको कंपनसेट कौन करेगा और उसने जो यातनाएं और प्रताड़नाएं मानसिक झेली उसको कौन कंपनसेट करेगा, किस तरीके से? क्या इन लोगों के मीडिया के अगेंस्ट मानहानि होनी चाहिए, मानहानि का दावा किया जाना चाहिए या कुछ और होना चाहिए या मीडिया पे कुछ पाबंदियां लगनी चाहिए कि वो इस तरह से झूठी खबरों को जो है उछाले ना? देखिए, शक था, लिया, हिरासत में लिया, सीबीआई जांच हुई, ये मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इसको इतना उछालना नहीं चाहिए था पर्सनली, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है, ऊंचे दर्जे के अपना मुकाम बना चुके हैं, तो इनके नामों को इनके नाम पे दाग बहुत जल्दी लगता है।
तो मीडिया को थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, लेकिन नहीं, मीडिया को अपनी टीआरपी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये मंडी है, बाज़ार है, और बाज़ार में खबरें चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। वो खबरें जो उनके बाज़ार को गर्म करता है, वो खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं, उनकी कवरेज होती है, उनको उनका इस सत्यता से कोसों दूर जो है वो बस थोड़ी सी हवा और अफवाह को जो है वो खबर बना के फैला देते हैं, प्रसारित कर देते हैं, जबकि अफवाह खबर नहीं होती है। और क्या सुर्खियाँ चल रही हैं इस समय, अभी कुछ माइंड में, और क्या आपको किन विषयों पे बताऊं? चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरा बोलना, मुझे सुनना और मेरे साथ जुड़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। और हौसले की हर किसी को ज़रूरत होती है। यहाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे हौसला ना मिले और वो उसके बाद भी जो है वो आगे बढ़ता जाए। तो आगे बढ़ने के लिए, यानी कि आपके सम्मुख नित आने के लिए हौसले की बहुत ज़रूरी है। हौसले के लिए लाइक भी मांगता है, कमेंट भी मांगता है, और सब्सक्राइब होना मांगता है। मैंने देखा इतने जून से दे रही हूँ, और बीच में मैंने बंद कर दिया था, और इस समय फिर से मैं सक्रिय हुई हूँ। तो सब्सक्रिप्शंस बढ़ नहीं रहे हैं, व्यूज़ तो बढ़ते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए इजाज़त दीजिए।